हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जीएसटी। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, हम लोग यहां पर कर रहे हैं फास्ट ट्रैक टैक्सेशन फॉर सी इंटरमीडिएट नवंबर 23 और आज इसका लेक्चर नंबर 16 है। हम लोग आज से जीएसटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे आप लोग देख सकते हो। ये मेरे शेड्यूल है नवंबर 2023 के लिए। रोज रात को 9 बजे आपका सेशन यहां पर होता है और मई 24 के लिए 24 अगस्त 2023 से मैं अनअकैडमी प्लस पर हमारा एकाग्रता बैच के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ाने वाला हूं। तो डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस चलेंगी 12 PM टू 1:30 PM और इनडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस चलेंगी 2:30 PM टू 4 PM। राइट, ये आपकी क्लासेस यहां पर चलेंगी। तो मई 2024 के लिए वाला बैच है, तो इसको आप लोग को डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए अगर आपका अटेम्प्ट मई 24 में है तो। एंड इफ यू यूज माय कोड निश10 व्हाइल टेकिंग एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ आपका इंडिविजुअल टैक्स का कोर्स चाहिए, पूरा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तो वो भी पॉसिबल है, आप इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज भी ले सकते हो। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हो। राइट, बाकी मैंने एक स्ट्रैटेजी सेशन लिया था, उस सेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। जितने भी सेशंस अभी तक फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाले कोर्स में हुए हैं, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक दैट आउट। नोट्स जो भी मैं यहां पर यूज करता हूं, वो नोट्स का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नोट्स वाले फोल्डर के अंदर आपको एक शेड्यूल नाम का भी फोल्डर दिखाई देगा। शेड्यूल नाम की बेसिकली फोल्डर नहीं, एक्सेल शीट दिखाई देगी। आप जब उस पर जाओगे तो आप लोगों को आगे आने वाली क्लासेस का टेंटेटिव शेड्यूल पता चल जाएगा। तो आप उससे देखकर अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। 24 अगस्त will be our last class of fast track taxation। 24 अगस्त तक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। राइट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मेरी टैक्स की बुक बहुत जल्दी आने वाली है। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कल ही बताया था, वो पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है। कल पूरा काम उसमें कंप्लीट हो चुका था, आज सुबह वो पब्लिशिंग के लिए मैंने भेज दी थी। और उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पूरा बेसिकली वो सेल्फ स्टडी गाइड टाइप की है कि अगर किसी ने पहले कभी नहीं पढ़ रखा फिर भी वो उस बुक को पढ़ेगा तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका लिंक मैं वही नोट्स वाले फोल्डर के अंदर अपडेट कर दूंगा जैसे ही वो बुक आउट होती है। तो इंडिविजुअल टैक्स कोर्सेज नवंबर 23 के लिए आप परचेज कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेक दैट आउट। एमसीक्यूज के भी सेशंस मैंने अलग से लिए हुए थे और वो जो सेशंस लिए थे वो नवंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल हैं और आप उनको देख सकते हो। प्लेलिस्ट में ही मैंने ऐड करवा रखे हैं, इसी प्लेलिस्ट में फास्ट ट्रैक टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करवा रखे हैं, तो उसको आप लोग वहां से देख सकते हो। मई 24 ऑनवर्ड्स वाले स्टूडेंट्स प्लीज ये वाले सेशंस मत देखिएगा, ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। चलिए सर, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन ऑन जीएसटी। स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता क्या है? तो ये बेसिकली एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो पहले आपको ब्रीफ हिस्ट्री दूंगा, पूरा का पूरा हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे। पूरा मैं आपको बताऊंगा जीएसटी क्यों आया, इससे पहले क्या होता था और जीएसटी आने से क्या क्या फायदे हुए वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों को हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं यही मानकर चल रहा हूं कि इवन इफ यू हैवंट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ, अगर आप सिर्फ इतना सुन लोगे तो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बट थोड़ा सा फास्ट पेस्ड होगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। हमेशा से एक ना सेल्स टैक्स होता आ रहा है, हमेशा से एक सेल्स टैक्स होता आ रहा है, जिसमें क्या होता है कि अगर सपोज मैंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा, मैंने आपको 100 रुपए का सामान बेचा, तो मैं सिर्फ 100 रुपए चार्ज नहीं करूंगा, मैं इसमें सपोज 10% टैक्स भी लगा दूंगा, तो मैं आपसे 110 रुपए चार्ज करूंगा, मैं आपसे 110 रुपए चार्ज करूंगा। और ये जो 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा आपसे लिए, ये जो 10 रुपए मैंने एक्स्ट्रा आपसे लिए, ये मैं जाकर सरकार के खाते में जमा कर दूंगा, ठीक है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते थे सेल्स टैक्स। इसको क्या बोलते थे? सेल्स टैक्स। अभी आप उससे मत कंफ्यूज करना सर ये तो टीसीएस जैसा हो गया वगैरह वगैरह। टीसीएस एक अलग चीज है, ठीक है? टीसीएस क्यों अलग है, ये क्यों अलग है, इसको अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, राइट? आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं इस सेशन के एंड में आपको बता भी दूंगा हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम टीसीएस, राइट? या व्हाई आर दीस टैक्सेस नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैं आपको ये सारी चीजें भी बता दूंगा, ठीक? तो अभी मैंने आपको ये बताया कि हमेशा से एक सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जिसमें जब भी आप कुछ भी सामान बेचते थे तो बेचने पर जो भी वैल्यू होती थी उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा कलेक्ट करते थे, वो एक्स्ट्रा पैसा आप सरकार को जमा करा देते थे, तो ये आपका सेल्स टैक्स होता था, ठीक है? आओ तो लेट्स सी, देयर हैज ऑलवेज बीन अ टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स कॉल्ड द सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो जब भी गुड्स बिकते थे तो उन पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको सेंट्रल सेल्स टैक्स बोला जाता था।
एनी पर्सन हु वुड सेल गुड्स टू एनीवन वुड चार्ज अ टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। ठीक, पढ़ लिया हमने। लेटर ऑन टैक्स वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज कॉल्ड द सर्विस टैक्स। तो पहले अभी जो मैंने आपको बताया ये तो गुड्स के बेचने पर बताया, सेल्स टैक्स के, जब भी आपने गुड्स को बेचा तो सेल्स टैक्स हुआ। लेकिन बाद में सर्विसेज पे 1994 से सर्विसेज के प्रोविजन पर भी टैक्स आने लग गया था। जैसे मैं आपको एजुकेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो अब एजुकेशन वाली सर्विसेज में भी सपोज मैं आपसे 5000 रुपीज की फीस चार्ज करना चाहता हूं, तो आई विल चार्ज 5000 प्लस अ सर्टेन अमाउंट, जिसको सर्विस टैक्स के नाम से कहा जाता था। Any person who would provide any services to anyone would charge tax on the value of service. Now both have been merged to what is known as the goods and services tax. अब इन दोनों को मर्ज कर दिया है कि अगर आप गुड्स सेल करोगे तब भी जीएसटी लगेगा, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तब भी जीएसटी लगेगा। जो दो अलग अलग टैक्सेस होते थे, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स, अब उनको हटा दिया गया है। सवाल उठता है क्यों? ठीक, क्यों इतना एक मेजर चेंज लाया गया? क्यों इतना एक मेजर चेंज लाया गया? क्या जरूरत थी उस मेजर चेंज को लाने की? तो यह समझने के लिए हम पहले एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि जो सेल्स टैक्स वगैरह वाली चीजें होती थी, इसमें प्रॉब्लम क्या होती। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। राइट, तो सपोज एक बंदा है ए, ये मैन्युफैक्चरर है। ये ए जो बंदा है ये एक मैन्युफैक्चरर है। तो सपोज ए मैन्युफैक्चर्स सर्टेन गुड्स एंड सेल्स देम टू बी, और बी कौन है? बी एक रिटेलर है। बी कौन है? बी एक रिटेलर है। ठीक है, तो ए ने सपोज गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और उसके बाद उसने बी को बेच दिया रिटेलर को, और फिर बी ने उस पर कुछ और प्रोसेसिंग की और उसके बाद कंज्यूमर को बेच दिया, उसके बाद इसको अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, तो अब ए और बी की कितनी सारी क्या क्या चीजें, कैसे कैसे कॉस्ट लगेगी, उसको हम लोग यहां पर अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो आओ अज्यूम कर रहे हैं। यहां पर मैं फिगर्स ऐसे ही अजम्पशन के बेसिस पर ले रहा हूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये एग्जिस्टिंग सेल्स टैक्स सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। ठीक है, आओ देखते हैं। तो अगर ए मैन्युफैक्चर कर रहा है तो परचेज तो उसने कुछ किया नहीं होगा, तो परचेज प्राइस नील हो जाएगा। ठीक है, सपोज ए ने 150 रुपए का रॉ मटेरियल यूज किया। ठीक है, सपोज ए ने 40 रुपए का लेबर यूज किया, और सपोज ए ने 20 रुपए के ओवरहेड्स यूज किए, और इसने 35 रुपए का प्रॉफिट यहां पर लगाया। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आपका कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर को बुलाते हैं। टोटल हो जाएगा 150 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 35। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 245। टोटल हो गया 245। ठीक है, अब इस पर सपोज 12.5% के रेट से सेल्स टैक्स लगा, तो 0.125 के रेट से सेल्स टैक्स यानी 30.625। तो इसको मैं कर देता हूं 30.63 रुपीस का सेल्स टैक्स लगा, और इसको अगर मैं ऐड कर दूं 30.63 प्लस 245, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? टोटल सेलिंग प्राइस आया 275.63 रुपीस। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 275.63 रुपीस। अब ये जो बंदा बी है, ये ए से 275 रुपए 63 पैसे का खरीदेगा। ठीक है, ये जो बंदा बी है ये ए से 275 रुपए 63 पैसे का खरीदेगा, तो इसके लिए परचेज प्राइस हुआ 275.63। ठीक है, इसने अपनी कुछ कुछ प्रोसेसिंग की, तो रॉ मटेरियल सपोज इसने कुछ नहीं लगाया, लेबर इसने कुछ नहीं लगाया, लेकिन स्टोरेज कॉस्ट वगैरह लगी होगी, तो ओवरहेड्स लग गए इसके 20 रुपीज के, और इसने इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, और इसने इसमें 20 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया। तो अब टोटल वैल्यू कितनी आई? टोटल वैल्यू कितनी है? 275 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 20, टोटल वैल्यू आ गई 315.63। टोटल वैल्यू आ गई 315.63, ये वैल्यू थी। अब इस पर फिर से 12.5% का सेल्स टैक्स लगाया जाएगा, तो इस पर फिर से 12.5% का सेल्स टैक्स लगाया, तो 39.45 आपका आंसर आया। 39.45 आपका आंसर आया। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी हुई? 315.63 प्लस 39.45, टोटल वैल्यू आ गई आपकी 355.08। टोटल वैल्यू आ गई आपकी 355.08। ठीक है, कायदे से अब देखो होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था कि सिर्फ इस 40 रुपीस के वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये 275 पर जब आप 315 पर टैक्स लगा रहे हो, जब आप 315 पर टैक्स लगा रहे हो, इसका मतलब 275.63 पर भी टैक्स लग रहा है, इसका मतलब इस 40 पर भी टैक्स लग रहा है। बट ये 275.63 पर टैक्स कायदे से नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, क्यों नहीं लगना चाहिए था?
क्योंकि बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, अगर हम इसको बात करें तो बी ने कितनी वैल्यू ऐड की, बी ने तो सिर्फ ये 20 और ये 20 की वैल्यू ऐड की, एक तो ओवरहेड्स ऐड किए और एक अपना प्रॉफिट ऐड किया, तो बी ने तो सिर्फ 40 रुपए की वैल्यू ऐड की, तो कायदे से टैक्स सिर्फ 40 रुपए पर लगना चाहिए था, कायदे से टैक्स सिर्फ 40 रुपए पर लगना चाहिए था। ठीक, ओके। आओ देखते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया, कायदे से टैक्स सिर्फ 40 रुपए पर लगना चाहिए था। लेकिन अब एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं, एंड लेट्स ब्रेक डाउन दिस 355.08। ठीक है, इस 355.08 को आराम से समझते हैं, बड़ा मजा आएगा, ध्यान देना। ठीक है, तो इस 355.08 में है क्या, एक तो ये ना 315.63, ठीक, वैल्यू प्लस ये 39.45 टैक्स। तो देखो 315.63 प्लस ये 39.45 प्लस ये 39.45, ये आपका टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स आपका कैसे आया है, ये टैक्स आपका आया है, ये टैक्स आपका आया है इस पर इंटू 12.5% करने। ठीक है, ये टैक्स आपका कैसे आया, ये आया है 315.63, यहां पर 315.63 था, ये रहा आपका 315.63, मिट जाओ भैया, ये आया आपका 315.63, 315.63 पैसे पर 12.5% का टैक्स लगा, तो जाके 39.45 रुपीज आया। ठीक है, तो जाके आपका 39.45 रुपीज आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि 315.63 पर 12.5% का टैक्स लगा, 12.5% का टैक्स लगा। ठीक है, अब अगर मैं 315.23 को 63 को ब्रेक करूं, अब अगर मैं 315.63 को ब्रेक करूं, तो इसको दो पार्ट्स में मैं ब्रेक कर सकता हूं, एक तो ये 275.63 और दूसरा ये 40। ठीक है, एक जितना खरीदा था और दूसरा जितना खुद की वैल्यू ऐड की, तो 275.63 और तीसरा आ गया ये 40, तीसरा आ गया ये 40। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 315.63 पर 12.5% का टैक्स लगाए, इसका मतलब है कि 275.63 पर भी 12.5% लगाए, 275.63 पर भी 12.5% लगाए, 275.63 पर 12.5 कितना आता है, 275.63 पर 12.5 कितना आता है, ये आता है 34.45, 34.45, ये 34.45 कैसे आया, ये 275.63 का 12.5%। ठीक है, और 40 पर भी 12.5% लगाए, ध्यान से सुनना, अगर 315.63 पर 12.5% लगाए, इसका मतलब 275.63 पे भी 12.5% लगाए, और ये 40 पर भी 12.5% लगाए। ठीक है, ये जो 275.63 वाला है, ये जो 275.63 वाला है, इसको तो मैंने लिख दिया यहां, ठीक, इसको मैंने लिख दिया यहां, राइट, और 40 पर कितना लगा है, 40 इंटू 0.125, ये कितना आ गया, 5 रुपीज आ गया, तो 40 वाले को मैं लिख देता हूं यहां, ये आया 40 इंटू 12.5, 40 इंटू 12.5%, तो 40 पर जो टैक्स लगा 12.5%, वो इधर आ गया, वो इधर आ गया। ठीक है, और अब अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे 34.45 और 5 को आप टोटल करोगे, तो आपके पास ये 39.45 आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, अब अगर आप 34.45 प्लस 5 करोगे, तो यही आ गया 39.45, एकदम कॉमन सेंस। ठीक है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, अभी आपको 5 मिनट के अंदर अंदर समझ में आएगा, आराम से देखते रहना। ठीक है, अब अगर मैं इस 275.63 को भी ब्रेक करूं, अब अगर मैं इस 275.63 को भी ब्रेक करूं, तो देखो क्या आता है, 275.63 को अगर मैं ब्रेक करता हूं, तो एक तो 245 आता है और दूसरा आपका 30.63 आता है, तभी जाकर ये 275.63 बना था। ठीक है, एक तो ये मेरा 245 रुपीज आता है और ये मेरा 30.63 आता है, तो देखो 245 और ये 30.63, 245 और ये 30.63। ठीक है, अब सुनना मेरी बात जरा बहुत ध्यान से, ये 30.63 कहां से आया, ये 30.63 आया जब आपने इसमें 12.5% मल्टीप्लाई किया। यस, ये 30.63 तब आया जब आपने 245 में, जब आपने 245 में 12.5% मल्टीप्लाई किया, तभी तो जाके ये 30.63 आया। ठीक है, अब मेरी बात और सुनो, अगर ये 275.63 का 12.5%
34.45 है, अगर 275.63 पर 12.5% लगा है, और 275.63 के दो पार्ट्स हैं, 245 और 30.63, मतलब इन दोनों पार्ट्स पर 12.5 लगा होगा। यस, इन दोनों पार्ट्स पर 12.5 लगा होगा। आइए देखते हैं, 245 पर 12.5% कितना आएगा? 245 पर 12.5% कितना आएगा? यही आएगा 30.6। ठीक है, 245 पर 12.5% यही आएगा। 245 का 12.5% यह आएगा, कितना आएगा? 30.63। और ये जो 30.63 है, इस पर भी 12.5% लगेगा, इस पर भी 12.5% लगेगा, तो 30.63 इंटू 12.5%। ठीक है, 30.63 पर 12.5% कितना आता है? 30.63 पर 12.5% कितना आता है? यह आता है 3.83। यह आता है 3.83, 3.83। अब आप मेरी कहानी फिर से सुनना दोबारा, अब आपको पूरा का पूरा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी जिसमें बी ने बेचा? बी ने कितने पर बेचा? बी ने बेचा 355.08 पर। मैंने कहा आओ इसको तोड़ते हैं। इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, एक पार्ट तो ये हो गया आपका 315.63, एक पार्ट आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट, इसके ऊपर जो टैक्स लगा 39.45, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया आपका 315.63 और दूसरा पार्ट हो गया 39.45। ये 39.45 कहां से आया? ये 39.45 आया जब आपने 315.63 पर 12.5% का टैक्स लगाया। ठीक है, फिर मैंने कहा आओ इस 315.63 को तोड़ते हैं। इस 315.63 को जब तोड़ा तो इसमें दो पार्ट्स निकल कर आए, एक 275.63 और दूसरा ये 40, दूसरा ये 40। तो हम लोगों ने कहा एक 275.63 और दूसरा ये 40। फिर अगर यहां 315.63 के ऊपर 12.5% लगा है, इसका मतलब क्या है कि इस पर भी 12.5% लगाए और इस पर भी 12.5% लगाए। ठीक है, इस पर 12.5% कितना आता है? 34.45। इस पर 12.5% कितना आता है? 34.45। और इस पर 12.5% कितना आता है? 5। इस पर 12.5% कितना आता है? 5। अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो दो पार्ट्स आते हैं 245 और 30.63। ठीक है, 245 और 30.63, राइट। अब देखो ये 30.63 कहां से आया? ये 245 पर 12.5% मल्टीप्लाई करने पर आया। ठीक है, और अगर 275.63 पर 12.5% लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 245 पर भी 12.5% लगाए और ये 30.63 के ऊपर भी 12.5% लगाए। 245 पर 12.5% अगर आप लगाओगे तो ये आएगा 30.63, और अगर आप 30.63 पर 12.5% लगाओगे तो ये आ जाएगा 3.83। और यही दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जीएसटी लाया गया। क्यों? क्योंकि ये देखो 245 पर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका था ना 30.63 का। 245 पर तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका था 30.63 का। फिर एक बार फिर से 245 पर टैक्स लग रहा है 12.5% का 30.63। क्या आप ये बात देख पा रहे हो? 245 पर ए ने टैक्स लगा दिया था 30.63 का। जब बी ने इस सामान को बेचा, जब बी ने इस सामान को 355.08 में बेचा, तो 355 का जब हम लोगों ने ब्रेक किया तो 355 में टैक्स वाला पोर्शन कितना था? टैक्स वाला पोर्शन था 39.45। इसको जब ब्रेक किया तो 34.45 और 5, 34.45 में क्या है? 34.45 में फिर से ये 30.63 का टैक्स लग रहा है। मतलब ये जो 245 के ऊपर टैक्स लग चुका था इधर 30.63 का, इसी 245 के ऊपर एक बार फिर से यहां पर टैक्स लगाया जा रहा है, और इसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन। इसको क्या बोला जाता है? डबल टैक्सेशन। इसको बोला जाता है डबल टैक्सेशन। ठीक है, और एक और मजेदार बात, 245 पर टैक्स लग चुका था कितना? 30.63। लेकिन यहां पर एक बार 30.63 के ऊपर भी 12.5% का टैक्स लगाया जा रहा है, और इसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स, यानी कैस्केडिंग। तो बोलते हैं कैस्केडिंग।
इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये वाली चीजें बता देता हूं। जब हमने 355.08 का ब्रेक डाउन किया तो हमने देखा 315.63 और 39.45। कैसे आया? ये आया 315.63, जब हमने इसका ब्रेकडाउन किया 355.08 का ब्रेकडाउन किया तो हमारे पास आया 315.63 और 39.45। ठीक है, 315.63 और 39.45। ये 39.45 कहां से आया? 315.63 को मैंने इंटू 12.5 किया, इंटू 12.5% किया। मतलब मैंने पूरे 315 पैसे पर 12.5% का टैक्स लगाया। अगर मैं 315 रुपए को तोड़ता हूं तो 275 आता है और 40 रुपए आता है। 275 यानी जितने में बी ने सामान खरीदा था, और 40 यानी जितनी वैल्यू बी ने ऐड की। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने जब टैक्स लगाया तो 275 पर भी लगाया जो कि आया 34.45, और 40 पर भी लगाया जो कि आया 5। मेरा कहना यह है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगना चाहिए। जिस वैल्यू पर ये 275 पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका था, 275 तो ऑलरेडी ए ने आपको बेचा था ना, टैक्स लगाकर बेचा था। 245 का सामान आपको ए ने बेचा था, उस पर 30.60 रुपीज का टैक्स लगाकर बेचा था। तो आप फिर से इस 275 पर क्यों टैक्स लगा रहे हो? आप फिर से इस 275 पर क्यों टैक्स लगा रहे हो? इतना ही नहीं, आप 245 पर फिर से टैक्स लगा रहे हो, और जो टैक्स वो ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था, आप उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा रहे हो। आप उस टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स लगा रहे हो। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स होती थी, डबल टैक्सेशन की और टैक्स ऑन टैक्स की। डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी सेल्स टैक्स के साथ। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी सेल्स टैक्स के साथ। ठीक है, so as we can see from the above analysis, there were two major problems with the existing sales tax system. One was double taxation and the other was tax on tax cascading effect. इन दो प्रॉब्लम्स को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब आप एक स्टेट के अंदर ही सामान बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो मैं अगर प्रयागराज से सामान बेचूंगा वाराणसी में, अगर मैं प्रयागराज से वाराणसी में सामान बेचूंगा तो दिस लाइज विद इन द सेम स्टेट उत्तर प्रदेश, दिस इज नोन एज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर मैं प्रयागराज से बैंगलोर बेचूंगा सामान तो फिर ये उत्तर प्रदेश टू कर्नाटका हो जाएगा, एंड दिस विल बी नोन एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का डिफरेंस समझ में आ रहा है। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दैट इज इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज इंटर स्टेट। ठीक, प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कि सेंट्रल सेल्स टैक्स के साथ प्रॉब्लम क्या थी? एक तो डबल टैक्सेशन हो रहा था, जिस चीज पर ए ऑलरेडी टैक्स लगा चुका है, बी ने उस पर फिर से टैक्स लगाया। ठीक है, और दूसरा, ए ने जो टैक्स अमाउंट आपसे कलेक्ट किया, आपने उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया, तो टैक्स ऑन टैक्स हो गया। इसी को कैस्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, इनको इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए 2005 में वैट सिस्टम आया। ठीक है, 2005 में वैट सिस्टम आया। वैट सिस्टम का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स ने यह इंश्योर किया कि हर स्टेप पर टैक्स सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगेगा, उसके अलावा टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर बी ने कितनी वैल्यू ऐड की? बी ने 40 रुपीज की वैल्यू ऐड की, तो वैट सिस्टम ने यह इंश्योर किया कि बी जब टैक्स चार्ज करे तो सिर्फ 40 रुपए पर ही टैक्स चार्ज करे। मतलब कायदे से सिर्फ ये 5 रुपए का टैक्स चार्ज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 39.45। ठीक है, तो वैल्यू एडेड सिस्टम ने ये इंश्योर किया, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम ने ये इंश्योर किया कि इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 39.45 रुपीज ऑफ टैक्स, बी शुड चार्ज ओनली 5 रुपीज ऑफ टैक्स, क्योंकि बी ने कितनी वैल्यू ऐड की थी? बी ने सिर्फ 40 रुपए की वैल्यू ऐड की थी। ठीक है, ये कैसे अचीव हो पाया? ये अचीव हो पाया दो चीजों से। ये अचीव हो पाया दो चीजों से, एक तो क्रेडिट अवेलमेंट से और दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन से। दूसरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन से। अब ये क्रेडिट अवेलमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। आओ इसको समझते हैं। ठीक है, एक बात और समझते हैं। यहां पर बात हो रही है इंट्रा स्टेट की, इंट्रा स्टेट की। ठीक है, इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ठीक, अभी सुनना, जो जो चीजें मैं बताऊंगा उस पर ध्यान देते रहना।
फिर से सेम एग्जांपल पे दोहरा रहा हूं, ए के पास अभी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। सर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, मैंने अभी समझाया नहीं है ना, मैंने नहीं समझाया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये एग्जांपल खत्म हो जाने दो, आपको सब समझ में आता रहेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है, आपको सब समझ में आता रहेगा। अभी जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप बस मेरे साथ बने रहो, आपको इवेंचुअली सब समझ में आ जाएगा। अचानक से वो 1 सेकंड का होगा जब आपको सब कुछ एकदम से स्ट्राइक करेगा और मैं फिर से सारी चीजें रिपीट कर दूंगा, लेकिन अभी आप मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ए के पास कुछ नहीं है, ए ने कुछ परचेज भी नहीं किया था, रॉ मटेरियल लगाया था, लेकिन कितने का रॉ मटेरियल लगाया था, 150 का रॉ मटेरियल लगाया था, 150 का, ठीक है। लेबर कितने का लगाया था, लेबर लगाया था 40 का, लेबर लगाया था 40 रुपए का, ठीक है। ओवरहेड्स कितने लगाए थे, 35 रुपए के, नहीं 20 रुपए के ओवरहेड्स लगाए थे और 35 का प्रॉफिट था, 20 रुपए के ओवरहेड्स थे और 35 रुपए का प्रॉफिट था, 35 रुपए का प्रॉफिट था। टोटल कितना आ गया था, टोटल आ गया था 245, टोटल आ गया था 245 और 30 रुपए 63 पैसे का सेल्स टैक्स था, है ना, 30 रुपए 63 पैसे का सेल्स टैक्स था और सेलिंग प्राइस कितना था 275.63 रुपीज, 275.63 रुपीज, क्या हो गया अचानक से, एक तो ये कितना था 245 ना, 245 और 30.63, 275.6, ठीक है। ये आपकी यहां पर सीढ़ी बनी। अब सुनो, ए ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा किया होगा, अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी दोनों उत्तर प्रदेश में, इंट्रा स्टेट लेवल पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट लेवल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई उसके लिए अभी मानकर चलो कि ए ने जो है, ए ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार, ये दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ए ने सामान उत्तर प्रदेश में बेचा, अब ए ने 30 रुपीज 63 पैसे का टैक्स जमा किया, टैक्स लिया बी से, और अब ए क्या करेगा, ये 30 रुपीज 63 पैसे का टैक्स किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। तो यहां पर ये टैक्स डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट कितना हो गया, 30 रुपीज 63 पैसे। अब सुनना मेरी बात, क्या ए ने ये 30 रुपए 63 पैसे अपनी जेब से जमा किया है, नहीं ना, बी से लेकर जमा किया। ए ने 30 रुपए 63 पैसे बी से जमा किया, बी से लिया और फिर जमा किया। अब इसको, इस टैक्स का ये जो 30 रुपीज 63 पैसा है, इसका बी को क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा, क्या होता है क्रेडिट, क्रेडिट मिलेगा का मतलब क्या है सर, अभी आपको समझ में आएगा। अभी बस इतना मानकर चलो, जो जितना मैं आपको बता रहा हूं कि ए ने बी से 30.63 रुपीज कलेक्ट किए और सरकार को जमा कर दिया, बी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा, बी को इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो बी के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाएगा 30.63 रुपीज का, ठीक है, बी के पास क्रेडिट आ जाएगा 30.63 रुपीज का, ठीक है। अब सुनो, अगर 30.63 रुपीज का इसको क्रेडिट मिलेगा तो बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगा, क्या बी के लिए परचेज प्राइस 275.63 होगा, नहीं, बी के लिए परचेज प्राइस विल बी ओनली 245 रुपीज। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, आराम से सुनते रहो बस बात को, ठीक है। क्योंकि बी ने क्या किया, बी ने ए को 245 तो दिया था वैल्यू, प्लस बी ने ए को 30 रुपए 63 पैसा टैक्स दिया था, और इसी 30 रुपए 63 पैसे के टैक्स का हम कह रहे हैं बी तुम्हें क्रेडिट मिलेगा। अभी बी भी कंफ्यूज है, जितने कंफ्यूज आप हो ना कि सर ये क्रेडिट मिलेगा का मतलब क्या है, उतना ही कंफ्यूज बी भी है, बी को भी समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या बोल रहे, ठीक है। लेकिन हमने बी से कहा कि कोई बात नहीं बी, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, बी अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अभी तुम सिर्फ इतना काम करो, तुम अपनी परचेज प्राइस में इंस्टेड ऑफ टेकिंग 275.63, जैसे यहां पर तो तुमने 275.63 लिखा था ना परचेज प्राइस अपना, तुम अपने परचेज प्राइस में अभी सिर्फ 245 रुपीज लिखो, तुम अपने परचेज प्राइस में सिर्फ 245 रुपीज लिखो, ठीक है। बी को हम लोगों ने ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें 30 रुपीज 63 पैसे का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। बी कह रहे क्या मतलब होता है इसका, आपने कहा नहीं पता, अभी तुम्हें समझाएंगे अभी इवेंचुअली। तुम अभी सिर्फ इतना काम करो कि तुम अपने परचेज प्राइस में सिर्फ 245 रुपीज लिखो। बी ने बहुत ही गंदा समूह बना के लिख दिया बस, ठीक है। रॉ मटेरियल, लेबर ने, रॉ मटेरियल कुछ था नहीं, लेबर कुछ था नहीं, 20 रुपए का इसने ओवरहेड्स इनकर किया था, 20 रुपए इसने प्रॉफिट लगाया था। अब बताओ बी की टोटल वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 245, द परचेज प्राइस इज व्हाट 245 प्लस 20, बी के लिए परचेज प्राइस कितना हो गया 285 हो गया, बी के लिए परचेज प्राइस कितना हो गया 285 हो गया। तो बी के लिए बी के लिए क्या हो गया 285। अब इस पर बी से कहा अब तुम लगा दो अपना सेल्स टैक्स, इस पर हमने बी से कहा कि लगा दो सेल्स टैक्स, तो 285 पर 0.125 ये लगाया 35.63,
35.63। अब हमने बी से कहा कि हाँ सी से ले लो, मतलब जिसको भी आप बेच रहे हो, तो 285 प्लस 35.63 ले लो और 320.63 बी भन्नाया हुआ है एकदम, बी भन्नाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर बी ने सामान कितने में बेचा था, 355 रुपए में बेचा था, 355.08 रुपीज में बेचा था, लेकिन इधर बी कितने में बेच रहा है, 320.63 रुपीज में बेच रहा है, 320.63 रुपीज में बेच रहा है। एनीवे बी का काम ये क्या है, बी ने अपने कस्टमर से जो ये 35.63 रुपीज लिया, नाउ बी विल गो टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड डिपॉजिट दिस टैक्स। ठीक है, समझना बात को, बी ने अपने कस्टमर से 35.63 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया, राइट, सेल्स टैक्स लिया। अब इस सेल्स टैक्स को बी अपनी जेब में तो रखेगा नहीं, बी जाएगा सरकार के पास जमा करने, ठीक है। अब जब बी सरकार के पास जमा करने ये 35 रुपए 63 पैसा जाएगा, तो सरकार पता है उससे क्या बोलेगी, सरकार कहेगी अरे सुनो तुम वही हो ना जिसने ए से सामान खरीदा था, तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैं वही हूं। सरकार कहेगी तो तुमने ए को 30.63 रुपीज का सेल्स टैक्स दिया था ना, आप बोलोगे हाँ सर दिया तो था, तो सरकार कहेगी तो तुम्हारी जेब का 30.63 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, अब तुम ये 35.63 मत दो, अब तुम सिर्फ 5 रुपीज का टैक्स पे करो। है 5 रुपीज कैसे, क्योंकि अब तुम्हें देना कितना है, तुम्हें देना है 35.63, पर तुम ऑलरेडी कितना दे चुके हो, तुम ऑलरेडी 30.63 रुपीज दे चुके हो, तो 35.63 माइनस 30.63 35.63 माइनस 30.63, अब तुम्हें सिर्फ 5 रुपए का टैक्स देना है, अब तुम्हें सिर्फ 5 रुपए का टैक्स देना है। अब कई लोगों को धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई होंगी चीजें कि क्रेडिट मिलेगा का मतलब क्या है। क्रेडिट मिलेगा का मतलब है कि जितना भी पैसा बी इज सपोज टू पे टू द गवर्नमेंट, सी से कलेक्ट किया, बी को पे किया, सी से कलेक्ट किया गवर्नमेंट को पे किया, सॉरी सी से कलेक्ट किया गवर्नमेंट को पे किया, तो अभी बी को कितना पे करना पड़ेगा, बी को क्या पूरा 35.63 पे करना पड़ेगा, नो, बी को 35.63 पे करना था, लेकिन बी की जेब से ऑलरेडी 30.63 जमा हो चुका था। किसने जमा किया था, ए ने जमा किया था, तो बी को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा का मतलब कि 35.63 में से माइनस कर दिया जाएगा 30.63, क्योंकि सरकार कहेगी ये तुम्हारा पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो सरकार बी से कहेगी अब तुम सिर्फ 5 रुपए हमारे पास जमा कर दो। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई? बोलो स्टैंड फॉरएवर, बोलो स्टैंड फॉरएवर, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमने बात की थी कि आइडियली जितनी वैल्यू ऐड हुई सिर्फ उसी पर टैक्स लगना चाहिए, और वो आया भी 5 रुपए का ही टैक्स था, ठीक है, वो आया भी 5 रुपए का टैक्स था। बाकी ये 34.45 तो जबरदस्ती टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन चल रहा था, ठीक है। 34.45 था क्या, 245 पर फिर से टैक्स, और ये 30.63 पर भी टैक्स, ठीक है, 34.45 यही था। तो हम यही तो कह रहे थे ये नहीं होना चाहिए, डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, एक ही चीज पर दो दो बार टैक्स नहीं लगना चाहिए। और हम क्या कह रहे थे कि टैक्स के ऊपर फिर से टैक्स नहीं लगना चाहिए, सिर्फ जितनी वैल्यू ऐड की सिर्फ उतने पर ही टैक्स लगना चाहिए, यानी सिर्फ 40 रुपए की वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए। और अल्टीमेटली यहां पर यही हुआ, अल्टीमेटली यहां पर यही हुआ, ठीक है, अल्टीमेटली यहां पर यही हुआ। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब तक ये क्रेडिट अवेलमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन नहीं था, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्रेडिट अवेलमेंट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट अवेलमेंट का मतलब हो गया कि 30.63 का क्रेडिट इसको बी को मिला, बी को 30.63 का क्रेडिट मिला। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि 30.63 का जो क्रेडिट मिला हुआ था उसको इसने अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में माइनस कर दिया। दिस इज नोन एज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अभी जब ए ने बी से 30.63 रुपीज लेकर सरकार को जमा किया तो बी को क्रेडिट मिल गया, बी को क्रेडिट मिल गया कि हां जब आगे कभी टैक्स पे करेंगे तो हमारे पास तब के लिए क्रेडिट पड़ा हुआ है। मतलब सरकार ने तुमसे कह दिया अरे यार तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम्हारा 30.63 रुपीज मेरे पास आ गया है, ठीक है, तुम्हारा 30.63 रुपीज मेरे पास आ गया है। अब जब बी ने सामान बेचा, अब जब बी ने सामान बेचा और कस्टमर से 35.63 रुपीज कलेक्ट किए और बी ये पैसा देने आया, तो सरकार ने कहा तुम्हारा तो ऑलरेडी 30.63 रुपीज पड़ा हुआ है,
ठीक है, व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दैट? इट्स लाइक जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपके पास क्रेडिट्स पड़े हुए होते हैं, बिकॉज व्हेन यू वॉच स्पेशल क्लासेस तो आपके पास क्रेडिट्स होते हैं ना, तो आपको पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 100-200 क्रेडिट्स है तो आप 100-200 क्रेडिट्स को यूटिलाइज कर देते हो और आपकी जो आउटपुट पेबल वाली वैल्यू आती है वो आपकी उतने से 100-200 रुपए से कम हो जाती है। सिंपल, दैट इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो जब आप स्पेशल क्लास देख रहे हो, आपको क्रेडिट मिला, आपको क्रेडिट मिल गया, आपके कॉइन्स इकट्ठे होते जा रहे हैं, पर जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो जब आप पेमेंट कर रहे होगे, तभी तो आप उन क्रेडिट्स को यूटिलाइज कर पाओगे, राइट? तभी आप उन क्रेडिट्स को यूटिलाइज कर पाओगे। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी आया हुआ है, क्रेडिट अवेलमेंट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हमने बी से कहा था कि तुम अपनी परचेज प्राइस यहां पर 275.63 मत लगाओ, 245 लगाओ, तो हमने क्यों कहा था? हमने इसलिए कहा था क्योंकि एक्चुअली जो ये बी ने पे किया है, इसका तो बाद में उसको क्रेडिट मिलेगा ना। ये जो 30.63 रुपीज है, ये बी की कॉस्ट है ही नहीं, ये बी की कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है, ये जो 30.63 रुपीज है, ये बी की कॉस्ट है ही नहीं, ये कॉस्ट नहीं है। ये क्या है? ये आपका, इसका बाद में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, तो दिस इज नो कॉस्ट। कॉस्ट कितनी पड़ी? कॉस्ट पड़ी सिर्फ 245 रुपीज, और इसीलिए बी के लिए परचेज प्राइस में हम लोगों ने 245 ही बोला। ठीक है, 35 मिनट्स हो चुके हैं। जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया, मैं फटाफट से समराइज करता हूं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि सदियों से यह प्रथा चलती जा रही है कि जब भी हम कुछ सामान बेचते हैं तो सामान जिस भी वैल्यू का होता है उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसको सेल्स टैक्स बोला जाता है, राइट? तो अगर मैं आपको कुछ सामान बेचूंगा तो उस पर मैं आपसे टैक्स भी चार्ज करूंगा, वो टैक्स मैं आपके बिहाफ पर सरकार को जमा कर दूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्स टैक्स। इवेंचुअली सर्विस टैक्स भी आने लग गया कि मैं आपको एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, अब पढ़ाते समय मैंने आपसे कुछ, जो भी मेरी फीस है, फीस के ऊपर मैंने आपसे कुछ टैक्स चार्ज किया और फिर वो टैक्स आपके बिहाफ पर मैंने सरकार को जमा कर दिया। बाद में अब क्या हुआ है, 2017 से दोनों चीजों को मिलाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना दिया गया है। क्या जरूरत थी उसकी? तो इसके लिए हम लोगों ने सेल्स टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम समझनी शुरू की। सेल्स टैक्स में दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती थी, एक तो डबल टैक्सेशन, दूसरा टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, कि जिस पर ए टैक्स ऑलरेडी ले चुका है उसी के ऊपर बी भी टैक्स ले रहा है। ए ऑलरेडी 245 के ऊपर टैक्स ले रहा है, बी को भी 245 पर दोबारा से टैक्स लेने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये डबल टैक्सेशन था। दूसरा, बी जो ए को टैक्स पे कर चुका है, अब सी से जब माल बेच रहा है, जब सी को जब माल बेच रहा है तो उस टैक्स के ऊपर भी बी को टैक्स लेना पड़ रहा है। तो डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स, ये दो प्रॉब्लम्स थी जो कि सेंट्रल सेल्स टैक्स के अंदर बहुत ही प्रेवलेंट थी। अब ये प्रॉब्लम इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व करने के लिए 2005 में वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, व्हिच इज नोन एज अ वैट। इसने इन दोनों प्रॉब्लम्स को इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व किया। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है जब आप एक ही स्टेट से दूसरे, एक ही स्टेट से उसी स्टेट के अंदर माल बेचते हो तो इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हो इसको इंटर स्टेट कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि वैट में होता क्या था, वैट सिस्टम में कैसे होता था। तो अज्यूमिंग कि बोथ ए एंड बी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, तो ए ने बी को सामान बेचा, 245 रुपए की वैल्यू का सामान बेचा, इस पर 30 रुपए 63 पैसे का टैक्स लगाया, 275 रुपए 63 पैसे ए ने बी से लिए। ठीक है, तो ए ने बी से ये जो 30.63 रुपीज पे किए, ये किसको पे कर दिया? ये उत्तर प्रदेश की सरकार को पे कर दिया, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को पे कर दिया, राइट? बी ने अब यहां पर बी से बोला गया कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिलेगा। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हें 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा, तुम्हें 30.63 रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा। बी को अभी पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बी ने कहा चलो ठीक है। तो हमने बी से कहा तो ये 30.63 रुपीज तुम्हारी कॉस्ट नहीं आएगी, तुम एक्चुअली अपनी कॉस्ट को सिर्फ 245 रुपीज ही मानो। तो बी ने अपनी कॉस्ट 245 ली, अपना 20 रुपए का ओवरहेड्स, 20 रुपए का प्रॉफिट इसने ऐड किया और टोटल 285 इसकी वैल्यू आई। 285 पर बी ने 12.5% के रेट से सेल्स टैक्स लगाया, जो कि आया आपका 35.63 रुपीज। जब बी इस 35.63 रुपीज को सरकार के पास जमा करने गया, यूपी गवर्नमेंट के पास जमा करने गया, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारा 30 रुपए 63 पैसे ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो तुम सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट पे करो, तुम सिर्फ 5 रुपए पे करो। और यही आया अल्टीमेटली आपका वैल्यू एडेड टैक्स, कि जितनी वैल्यू बी ने ऐड की थी अपने गुड्स में उसी के ऊपर टैक्स लगाया गया, उसी के ऊपर टैक्स लगाया गया। ठीक है, पर यह प्रॉब्लम सिर्फ इंट्रा स्टेट लेवल पर सॉल्व हो पाई। कौन से लेवल पर? इंट्रा स्टेट लेवल पर। ठीक है, ये प्रॉब्लम कहां सॉल्व हो पाई? इंट्रा स्टेट लेवल पर ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई। अब सुनो, अगर मान लो ये दोनों
अलग अलग स्टेट्स के होते हैं। अगर मान लो ये दोनों अलग अलग स्टेट्स के होते, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लूं, फिर मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं चीजें, बड़ा मजा आएगा। और इंट्रा स्टेट लेवल पर क्यों सॉल्व हुई वो आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इसका पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बी का पैसा पड़ा हुआ था, तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अब दोबारा टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक सेकेंड देगा। देखो जी, हो गया, ठीक है। आइए देखिए, अब सपोज जो ए है ये यूपी का बंदा है, और जो बी है ये महाराष्ट्र का बंदा है। सपोज ए जो है वो यूपी का बंदा है, तो ए ने जब बी को सामान बेचा तो ए ने ये 30.63 रुपीज किसको जमा किया, ये यूपी गवर्नमेंट को जमा किया। ठीक है, ये जो 30.63 रुपीज है ये किसको जमा किया, ये यूपी गवर्नमेंट को जमा किया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ए ने सामान बेचा बी को, तो 30.60 रुपीज जमा 30.60 रुपीज लिए, और 30.63 रुपीज किसको जमा किया, ए को जमा, यूपी गवर्नमेंट को जमा कर दिया। नाउ बी इज अंडर द इंप्रेशन, ओहो मेरे को तो इसका क्रेडिट मिलेगा, मेरे को तो इसका क्रेडिट मिलेगा, 30.60 रुपीज का मेरे को क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, बी ने अपनी परचेज प्राइस ली 245, ये सब किया और 285 हो गया। अब इस पर बी ने सेल्स टैक्स लिया, किससे, अपने कस्टमर से, अपने कस्टमर से इसने 35.63 रुपीज का टैक्स लिया। अब जब बी सरकार को 5 रुपए डिपॉजिट करने गया, बी कहां डिपॉजिट करेगा, बी तो महाराष्ट्र का बंदा है ना, तो ये जाकर महाराष्ट्र की सरकार को जमा करेगा। तो अब जब बी महाराष्ट्र सरकार को 5 रुपए डिपॉजिट करने गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या बोला इससे, महाराष्ट्र सरकार ने कहा पागल हो गए हो, तुमने टैक्स लिया है 35.63 रुपीज का और हमें सिर्फ 5 रुपए जमा करने आए हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बी थोड़ा सा हंसा, थोड़ा सा मुस्कुराया, और बी को लगा अरे सर नए रूल्स आ गए, शायद आपको पता नहीं है, आपके पास मेरा 30 रुपए 63 पैसा ऑलरेडी मौजूद है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है, हाँ सर हाँ, ए से मैंने सामान खरीदा था, ए को मैंने 30 रुपए 63 पैसे दिए थे, अब ए ने वो 30 रुपए 63 पैसे आपके पास जमा कराया होगा, तो अब जब मैं आपके पास 35.63 रुपीज लेकर आऊंगा तो आप 30.63 रुपीज का मुझे क्रेडिट देंगे और मैं आपको सिर्फ 5 रुपए दूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसकी कॉन्फिडेंस में मजा आ गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, आओ हम अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स देखते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स छान मारे, उसको कहीं पर भी ऐसा कुछ मिला नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बी से फिर से पूछा कि भाई नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ भी, हमारे पास तुम्हारा 30.60 रुपीज नहीं है। बी ने कहा अरे सर कैसी बात कर रहे हो सर, मैंने माल खरीदा, मैंने 30 रुपए 63 पैसे टैक्स दिया है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक ऑफिसर ने कहा अच्छा तुम ये बताओ तुमने माल कहां से खरीदा था। इसने कहा उत्तर प्रदेश वाले बंदे से खरीदा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिसर को सारी की सारी कहानी एकदम समझ में आ गई। उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है, बस तुमने उत्तर प्रदेश से सामान खरीदा था, तो ए से जब तुमने सामान खरीदा तो ए तो उत्तर प्रदेश का था, तो ए ने ये 30 रुपए 63 पैसे हमें थोड़ी जमा किया है, ए ने ये 30 रुपए 63 पैसे उत्तर प्रदेश सरकार को जमा कर दिया है। हम तुम्हें क्रेडिट तभी तो देते ना अगर पैसा हमारे पास होता। पिछले वाले केस में क्या बोला था मैंने, ए और बी दोनों उत्तर प्रदेश के, तो ए ने टैक्स कहां जमा किया, उत्तर प्रदेश को। बी जब उत्तर प्रदेश को जमा करने गया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अरे तुम्हारा तो ऑलरेडी 30 रुपए 63 पैसे हमारे पास है, तुम सिर्फ 5 रुपए दे दो। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 30 रुपए 63 पैसे थोड़ी आए। तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास 30 रुपए 63 पैसे नहीं आए तो क्या यह प्रॉब्लम इंटर स्टेट लेवल पर सॉल्व हो पाई वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम के आने से? द आंसर इज नो। अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं सॉल्व हो पाई, क्योंकि ए उत्तर प्रदेश का बंदा है और इसने ये जो 30 रुपए 63 पैसे चार्ज कलेक्ट किए ये इसने यूपी गवर्नमेंट को दिए। और अब ऐसे केस में बी ने कहा यार ये तो हद्दी हो गई, ऐसे केस में बी ने कहा यार ये तो हद्दी हो गई, तो बी ने फिर से यहां पर कोई टैक्स का क्रेडिट इसको नहीं मिला, इसने फिर से यहां पर 275.63 रुपीज को अपनी कॉस्ट मानी, क्योंकि अब इसके पास क्रेडिट थोड़ी है, और अगर अब इसके पास क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट में आ गया। ये पहले तो क्रेडिट मिल रहा था इसलिए हमने कॉस्ट से हटा दिया था, पर अब क्रेडिट नहीं है तो कॉस्ट में आ गया, और फिर अल्टीमेट कस्टमर के लिए चीज महंगी होती जाएगी।
ठीक है, क्योंकि 275.63 प्लस 20 यहां पर कुछ और आएगा, फिर इस पर टैक्स भी कुछ और आएगा, और फिर अल्टीमेटली कस्टमर के लिए चीज महंगी होती जाएगी। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ये चीज कैसे इंटर स्टेट लेवल पर काम नहीं हो पाई? इंटर स्टेट लेवल पर क्यों नहीं हो पाया? आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इंटर स्टेट लेवल पर क्या होगा, ये तो यूपी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो यूपी गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स है तो उसका क्रेडिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ी देगी, उसका क्रेडिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो नहीं देगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी इंटर स्टेट लेवल पर, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अरे आजा मेरे भाई जीएसटी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसी ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई, ये दो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अगर गुड्स पर टैक्स लिया, गुड्स बेचने पर टैक्स लिया तो उसका क्रेडिट सर्विस के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, सर्विस प्रोवाइड करने पर टैक्स लिया तो उसका क्रेडिट गुड्स पे नहीं मिलेगा, भले ही सेम स्टेट में हो, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी की जरूरत महसूस हुई। तो जीएसटी ने ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो अब जीएसटी के आने की वजह से सब जीएसटी बन गए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, ये सारी, ये जितने भी ये सेंट्रल टैक्सेस होते थे, सेंट्रल टैक्सेस मतलब मोदी जी को पैसा जाता था, और स्टेट टैक्सेस मतलब योगी जी को पैसा जाता था, ठीक है। ये मोदी जी और योगी जी मैं सिर्फ एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं, उस समय जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात है, ठीक है। तो कई सारे सेंट्रल टैक्सेस थे, कई सारे स्टेट टैक्सेस थे, ये सारे के सारे टैक्सेस मिलकर अब जीएसटी में आ गए हैं। तो सर क्या सारे टैक्सेस एलिमिनेट हो गए? नहीं, अभी भी कुछ कुछ टैक्सेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस अब एलिमिनेट होकर जीएसटी में आ गए हैं, ठीक है। तभी ये नारा चला था, वन नेशन वन टैक्स, अलग अलग टाइप के टैक्सेस नहीं होंगे, राइट। अभी भी हमें यह नहीं समझ में आ पा रहा है कि जीएसटी ने इस प्रॉब्लम को इंटर स्टेट लेवल पर कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो जीएसटी इंटर स्टेट लेवल पर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसके बारे में आओ कुछ चीजें हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पर समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अभी आप एकदम सिंपल से बात समझो, जो जीएसटी होता है ना, वो तीन तरीके से लाया गया, तीन तरीके से लाया गया। एक हुआ सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक हुआ एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक हुआ आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। क्या तीन तीन जीएसटी है? नहीं, जीएसटी एक ही है। तो सर ये तीन तीन क्यों है? ये सिर्फ लिखने का तरीका है, लेकिन सर ये लिखने का तरीका ऐसा ऐसा क्यों है, वो अभी बताऊंगा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर तीन चीजें आई, और जीएसटी को बोला गया कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? कि अल्टीमेटली जहां पर आपका सामान कंज्यूम हो रहा है, अल्टीमेटली जहां पर आपका सामान कंज्यूम हो रहा है, जिस स्टेट में अल्टीमेटली आपका सामान कंज्यूम हो रहा है, उस स्टेट को टैक्स जाना चाहिए, उस स्टेट को टैक्स जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में बेचा, फिर महाराष्ट्र वाले बंदे ने अपने ही यहां किसी कस्टमर को बेच दिया, तो अल्टीमेटली कंज्यूम कहां पर हुआ? अल्टीमेटली कंज्यूम हुआ महाराष्ट्र को, तो टैक्स किसको जाना चाहिए? टैक्स महाराष्ट्र को जाना चाहिए। दो टाइप के टैक्सेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, एक ओरिजिन बेस्ड होता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश से माल बेचा गया तो उत्तर प्रदेश में को टैक्स जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स जाना चाहिए। दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। डेस्टिनेशन में ये होता है कि जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ उस स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। तो जीएसटी आया आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, यानी जिस स्टेट में सामान कंज्यूम होगा उस स्टेट की सरकार को टैक्स मिलेगा, उस स्टेट की सरकार को टैक्स मिलेगा, ठीक है। तीन तरीके से जीएसटी आया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी के अलग अलग चीजों पर अलग अलग रेट्स होते हैं। अभी फिलहाल के लिए मानकर चलो कि जीएसटी का रेट है 18%। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर्विस टैक्स वाले एग्जांपल्स कर रहे थे, तो सर्विस टैक्स में सेल्स टैक्स वाले एग्जांपल्स कर रहे थे, तो वहां पर 12.5% रेट मानकर चल रहा था ना। तो अभी बस मान के चल लो कि जीएसटी का रेट है 18%। अब सुनो बात मेरी बड़े ध्यान से, जीएसटी में ऐसा होता है कि जब आप एक ही स्टेट के अंदर सामान बेचते हो, ठीक है, सपोज आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में ही बेच दिया, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हो।
तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हो। टोटल रेट कितना है 18% का, अभी मानकर चल रहे हैं 18, अलग अलग टाइप की चीजों के लिए अलग अलग रेट्स है, अभी मैं मानकर चल रहा हूं 18% का, ठीक है। तो 18% का रेट है, सीजीएसटी आप लगाओगे 9% और एसजीएसटी आप लगाओगे 9%, तो ये हो जाएगा 9,000, तो ये टोटल आ जाएगा 1,18,000, ठीक है। दिस इज व्हेन यू आर सेलिंग गुड्स विद इन अ स्टेट, यूपी से यूपी। पर अगर आप यूपी से महाराष्ट्र में बेच रहे हो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो, तो 1,00,000 रुपए का आपने सामान बेचा, इस पर आप आईजीएसटी लगाओगे एट द रेट ऑफ 18%। इसमें आप आईजीएसटी लगाओगे एट द रेट ऑफ 18%, तो 18,000 रुपए का डायरेक्टली आपने आईजीएसटी लगाया, तो ये आ गया 1,18,000, ठीक है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, राइट। तो अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स डबल डबल लग रहा है, टैक्स उतना ही लग रहा है। टैक्स देखो 18% है ना, टैक्स का रेट तो मैंने आपको बताया ना 18% है। तो अगर सीजीएसटी एसजीएसटी करके लग रहा है तो आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, ठीक है। आधा सीजीएसटी 9% और आधा एसजीएसटी 9%। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है तो फिर सीधा एक आईजीएसटी लगाओगे आप 18% से, ठीक है। एक सीधा आप आईजीएसटी लगाओगे 18% से, ठीक है। अब ये सब कैसे है, क्यों है, इंटर स्टेट लेवल पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, आओ फटाफट से उसको देखते हैं। लेकिन इंटर स्टेट में जीएसटी की प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले हम ये समझते हैं, वैट सिस्टम में हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रा स्टेट पर किस तरह से वैट का क्रेडिट मिला। ये देखा ना हमने, वैट सिस्टम में हमने ये समझा कि इंट्रा स्टेट लेवल पर किस तरह से वैट का क्रेडिट मिला, टैक्स का क्रेडिट मिला। तो अब हम ये समझते हैं कि जीएसटी में इंट्रा स्टेट लेवल पर किस तरह से क्रेडिट अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। मैंने वही बोला था, थोड़ा सा फास्ट पेस चलेगा, आई एम स्टिल रिपीटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम स्टिल गोइंग वेरी स्लो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिवाइंड करके बाद में देख लेना, ठीक है। आप रिवाइंड करके स्पीड स्लो करके देख सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं उतनी फास्ट जा रहा हूं कि किसी को भी समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। बस ध्यान देना कि वैट में अभी हमने थोड़ी देर पहले जो क्रेडिट अवेलमेंट और क्रेडिट यूटिलाइजेशन देखा, वो हमने वैट में देखा कि किस तरह से वैट में आपको क्रेडिट अवेल करते हो और वैट में किस तरह से आप क्रेडिट यूटिलाइज करते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इंट्रा स्टेट लेवल पर जीएसटी के केस में किस तरह से क्रेडिट मिलता है और क्रेडिट यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। पहले इंट्रा स्टेट देखेंगे जीएसटी, तो इंट्रा स्टेट का जीएसटी क्लियर हो जाएगा, फिर हम जाएंगे इंटर स्टेट लेवल पर और तब मैं आपको समझाऊंगा कि इंटर स्टेट लेवल पर जीएसटी ने किस तरह से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है, तब समझेंगे। तो आ जाओ, सबसे पहले समझते हैं इंट्रा स्टेट लेवल पर जीएसटी ने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आओ देखो, मिस्टर ए, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड एट 1,00,000 रुपीज टू मिस्टर बी, अ डीलर इन राजस्थान। तो ए ने बी को दिया, ठीक। मिस्टर बी सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर सी इन राजस्थान, बी ने सी को दे दिया, आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%. You are required to determine the tax payable by Mr. A and Mr. B in respect of the said transactions, assuming that the rate of GST is 18%. Also determine the amount of revenue by central and state government. तो central government को और state government को कितना कितना revenue मिला वो भी हमें बताना है, ठीक है। अभी भी ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा कि जीएसटी अगर एक ही स्टेट से एक स्टेट में जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से मिल गया, अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आराम आराम से सुनेंगे, ठीक है। तो बहरहाल यहां पर यह बात हो रही है कि ए, बी और सी तीनों के तीनों एक ही स्टेट में है, तो पूरा का पूरा प्योरली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। पूरा प्योरली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, राइट। आओ तो सबसे पहले देखते हैं ए ने, ए में क्या हुआ, परचेज प्राइस कुछ भी नहीं था, ए का परचेज प्राइस कुछ भी नहीं था और 1,00,000 रुपए की इसने वैल्यू ऐड की, मैन्युफैक्चरर रही है तो 1,00,000 रुपए की इसने वैल्यू ऐड की। क्योंकि बी राजस्थान में ही है, क्योंकि बी भी राजस्थान में ही है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी तो लगेगा नहीं, अभी अभी मैंने बताया आपको। तो 9,000 रुपए का सीजीएसटी, 9,000 रुपए का एसजीएसटी, नो आईजीएसटी, और टोटल वैल्यू कितनी आई, 1,18,000, 1,18,000 रुपए, ठीक है। सेम स्टेट का है तो जितना भी जीएसटी है इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसका क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी देखते हैं, वही तो देखना है हमें, ठीक है। तो बी के लिए परचेज प्राइस कितना हो जाएगा, बी के लिए परचेज प्राइस विल बी 1,00,000, क्योंकि बी ने ये जो 18,000 रुपए जीएसटी पे किया है इसका क्रेडिट बी को मिलेगा, बी को इसका क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो बी के लिए द परचेज प्राइस विल बी 1,00,000। अब बी ने 20% का वैल्यू एडिशन किया, बी ने 20% का वैल्यू एडिशन किया तो 20,000 रुपए यहां पर ऐड हो गया, तो ये कितना आ गया, 1,20,000 रुपए,
ठीक है, और क्योंकि बी ने सी को बेचा, सी भी राजस्थान में ही था, तो अब इसलिए बी इस 1,20,000 रुपए के ऊपर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 1,20,000 पर 9% सीजीएसटी यानी 10,800, और यहां पर भी 10,800। ठीक है, तो कितना होगा 1,20,000 प्लस 10,800 प्लस 10,800 141,600, 141,600। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, बी को सरकार को पे करना है 10,800 सीजीएसटी, 10,800 एसजीएसटी, तो ये बी की आउटपुट लायबिलिटी है, ये बी की आउटपुट लायबिलिटी है कि बी नीड्स टू पे 10,800 टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10,800 टू स्टेट गवर्नमेंट। यस, अब सुनो मेरी बात, ये जो सीजीएसटी वाला अमाउंट होता है ना, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो एसजीएसटी वाला अमाउंट होता है ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो सीजीएसटी वाला अमाउंट होता है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एसजीएसटी वाला जो अमाउंट होता है ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जब ए ने बी को सामान बेचा और इससे 9,000 रुपए का सीजीएसटी के नाम पर कलेक्ट किया और 9,000 रुपए इसने एसजीएसटी के नाम पर कलेक्ट किया, इसका मतलब यह है कि ए जो है वो बी के बिहाफ पर 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा करेगा और 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट में जमा करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जीएसटी में ऐसा होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो, इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है और इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, तो जीएसटी में यह वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है, राइट। तो जीएसटी इस तरह से लाया गया है कि हर ट्रांजैक्शन पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बराबर से फायदा हो और स्टेट गवर्नमेंट को भी बराबर से फायदा हो। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? जिस स्टेट में यह अल्टीमेटली कंज्यूम किया जा रहा है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? जिस स्टेट में अल्टीमेट कंजम्पशन है, फाइनल कंजम्पशन जिस स्टेट में, उस स्टेट में यह आपका उस स्टेट का रेवेन्यू आपका बढ़ना होगा। ठीक, तो अब देखो फिर से बता रहा हूं, जब ए ने बी को सामान बेचा 1,00,000 रुपए का, जब ए ने बी को सामान बेचा 1,00,000 रुपए का, तो हुआ क्या? जब ए ने बी को सामान बेचा 1,00,000 रुपए का, तो ए ने 9,000 रुपए सीजीएसटी कलेक्ट किया, 9,000 रुपए एसजीएसटी कलेक्ट किया। तो ये 9,000 रुपए ए ने बी के बिहाफ पर जाकर जमा कर दिया, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये जो 9,000 रुपए है, ये ए ने बी के बिहाफ पर किसको जमा कर दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। बी को इसका क्रेडिट मिलेगा? हाँ, क्रेडिट मिलेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ए की आउटपुट लायबिलिटी हो गई 9,000 रुपए सीजीएसटी, ए की आउटपुट लायबिलिटी एसजीएसटी हो गई 9,000 रुपए। ए के पास तो कोई क्रेडिट है नहीं, ए ने तो खुद मैन्युफैक्चर किया ना, ए के पास कोई क्रेडिट है नहीं, तो ए का क्रेडिट अवेलेबल 0 हो गया। तो ए ने कितना पे किया? ए ने पे किया 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी। ठीक है, लेकिन जो ए ने पे किया, क्या बी को उसका क्रेडिट मिलेगा? हां, बी को उसका क्रेडिट मिलेगा। तो बी को 9,000 रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा और 9,000 रुपए एसजीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, फिर बी के लिए कॉस्ट कितनी आई? बी के लिए कॉस्ट इज 1,00,000 रुपीस, क्योंकि इसको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। बी ने 20% का वैल्यू एडिशन किया, तो 1,20,000 में सामान बेचा, इस पर 18% का जीएसटी लगाया। 18% जीएसटी कैसे? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 9% स्टेट गवर्नमेंट के लिए, 10,800 10,800। तो बी नीड्स टू पे 10,800 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बी नीड्स टू पे 10,800 टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो बी की आउटपुट लायबिलिटी क्या हो गई? बी की आउटपुट लायबिलिटी 10,800 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और बी की आउटपुट लायबिलिटी 10,800 टू द स्टेट गवर्नमेंट। बट बी ऑलरेडी 9,000 पे कर चुका है थ्रू ए। तो बी को अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ेगा? ओनली 1,800 एंड यहां पर भी ओनली 1,800। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल देखो तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना आया? 10,800 आया, ये 9,000 प्लस ये 1,800। ठीक है, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का देखो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टोटल कितना आ गया? 10,800। दोनों गवर्नमेंट्स के पास बराबर बराबर पैसा आ गया, दोनों गवर्नमेंट्स खुश। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स के पास बराबर बराबर पैसा आ गया, दोनों गवर्नमेंट्स, राइट। अल्टीमेट 10,800 10,800 ही लगना था और ये 10,800 10,800 दोनों के पास आ गया है। ठीक है, चलो, जीएसटी
इंट्रा स्टेट लेवल पर किस तरह से फंक्शन करता है ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम फाइनली ये देखने जा रहे हैं कि इंटर स्टेट लेवल पर जीएसटी किस तरह से फंक्शन करेगा, इंटर स्टेट लेवल पर ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई इंटर स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो आप देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे इंटर स्टेट लेवल का आपको समझ में आएगा। तो मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, has supplied goods valued at 1 लाख रुपीज टू मिस्टर ए, अ डीलर इन राजस्थान। तो ए ने बी को गुड्स सप्लाई किए, ए भी राजस्थान का है, बी भी राजस्थान का है। ठीक, मिस्टर ए सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश। हाँ सॉरी एक्स और ए है। मिस्टर एक्स, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, has supplied the goods valued at 1 लाख रुपीज टू मिस्टर ए, अ डीलर इन राजस्थान। तो x राजस्थान का है, इसने a को दिया, x भी राजस्थान का, ये a भी राजस्थान। मिस्टर a सप्लाइड द सेड गुड्स टू मिस्टर b इन मध्य प्रदेश। मिस्टर a ने b को दिया, b है MP में, तो मध्य प्रदेश। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर सी। मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दे दिया, और मिस्टर सी भी मध्य प्रदेश का ही है, मिस्टर सी भी मध्य प्रदेश का है। आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%, तो बी ने भी 20% का वैल्यू एडिशन किया और उसको सी को बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द टैक्स पेबल टू बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर ए, मिस्टर बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड ट्रांजैक्शन, अज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ऑल्सो डिटरमिन रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना कितना रेवेन्यू मिला ये भी हम लोगों को बताना है। आइए देखते हैं, आइए देखा जाए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए के बारे में। तो ए ने खरीदा तो कुछ भी नहीं था, 1 लाख रुपए का इसने वैल्यू एडिशन किया होगा। ठीक है, इसने राजस्थान में ही बेचा, एक्स ने ए को बेचा, ए भी राजस्थान में था, तो इसने 9,000 रुपए का सीजीएसटी लगाया, 9,000 रुपए का एसजीएसटी लगाया, ये कुछ नहीं हुआ, 1,18,000 रुपए ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या ए को 9,000 का क्रेडिट मिलेगा? हाँ, ए को 9,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा, एक्स के लिए लाइबिलिटी कितनी आ गई? 9,000। तो एक्स के लिए आउटपुट लाइबिलिटी 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। ठीक है, इसके पास कोई क्रेडिट था क्या? नहीं। क्या ये कोई क्रेडिट यूटिलाइज कर पाया? नहीं। ठीक है, क्या कोई क्रेडिट यूटिलाइज कर पाया? नहीं। तो टैक्स एक्स ने कितना पे किया? 9,000 रुपए और 9,000 रुपए, 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया और 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। ठीक है, 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। राइट, इधर देखो, जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को सामान बेचा, जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को सामान बेचा, तो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा और 9,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट के पास पहुंचा। ठीक है, जब मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को सामान बेचा तो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा, 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा। आई होप यहां तक की बात एकदम क्लियरली समझ में सबको आ रही है। ठीक, अब मिस्टर ए को 9,000 का क्रेडिट्स है, मिस्टर ए को 9,000 के क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो क्रेडिट अवेलेबल कितना हो गया? 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी, 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी का इसको क्रेडिट मिल जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अब ए ने क्या किया? ए के लिए परचेज प्राइस तो हो गया 1 लाख, ए के लिए परचेज प्राइस हो गया 1 लाख, इसने 20% का वैल्यू एडिशन किया 20,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए इसकी सेलिंग प्राइस आई। लेकिन ए किसको बेच रहा है? ए तो मध्य प्रदेश में बेच रहा है, ए जो है बी को बेच रहा है और बी का है मध्य प्रदेश में, तो ए सीजीएसटी एसजीएसटी लेगा क्या? नहीं, ए क्या लेगा? आईजीएसटी लेगा, आईजीएसटी सीधा 18%, आईजीएसटी लेगा सीधा 18%। ठीक है, 1,20,000 इंटू 0.18 कितना हो गया? 21,600। आईजीएसटी आया 21,600, कितना आया? 141,600, 141,600। अब सुनो, ए की आउटपुट लाइबिलिटी कितनी आई? 21,600। ए की आउटपुट लाइबिलिटी आईजीएसटी की आई 21,600। ठीक है, और बी जिसने सामान खरीदा था उसी ने तो ये 21,600 पे किया, तो बी के पास क्रेडिट अवेलेबल है कितने का? बी के पास क्रेडिट अवेलेबल है 21,600 रुपए का। बी के पास क्रेडिट अवेलेबल है आईजीएसटी 21,600 रुपए का। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। ठीक, अब सुनो मेरी बात जरा बहुत ध्यान से। सेल्स टैक्स वाले सिस्टम में क्या हुआ था कि जब 21,600, हाँ, सेल्स टैक्स वाले सिस्टम में कोई पंगा नहीं था, क्योंकि यहां पर भी अभी क्या हो रहा है? ए ने बी को पे किया, बी को सामान बेचा,
और ए जब 21,600 जाएगा जमा करने तो ए आराम से क्रेडिट अवेल कर सकता है, क्योंकि राजस्थान वाले बंदे ने मध्य प्रदेश को बेचा। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है, सुनते रहो अभी आराम से, एकदम से। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अचानक से बत्ती जली ना, वैसे अभी थोड़ी देर बाद फिर से एक बार अचानक से बत्ती जलेगी और फिर पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सुनो, यहां पर क्रेडिट यूटिलाइज हुआ, सीजीएसटी का 9,000 रुपए का क्रेडिट यूटिलाइज हुआ, एसजीएसटी का 9,000 रुपए का क्रेडिट यूटिलाइज हुआ, आईजीएसटी का कोई क्रेडिट था नहीं। अल्टीमेटली टैक्स कितना पे करना पड़ा? अल्टीमेटली टैक्स कितना पे करना पड़ा? 21,600 माइनस 9,000 और अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ा 3,600। अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ा 3,600। ठीक है सर, अल्टीमेटली टैक्स पे करना पड़ा 3,600। अभी आगे सुनते रहना, बड़ा मजा आएगा। राइट, बी से बोला गया कि तुम्हें 21,600 का क्रेडिट मिलेगा। बी कहता है मैं नहीं मानता। बी कहता है मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने राजस्थान से सामान खरीदा था। अभी थोड़ी देर पहले जब वैट सिस्टम हमने देखा तो हमने देखा कि जब वो महाराष्ट्र में जमा करने गया तो महाराष्ट्र वाले बंदे ने कहा हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे, हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने जिससे खरीदा था उसने तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, हम तुम्हें क्रेडिट नहीं देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये बोल दिया था कि हम तुम्हें कोई क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि तुमने जिससे सामान खरीदा उसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है। तुम्हारा पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास है, तुम्हारा पैसा हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बी जो है अभी डरा हुआ है कि भाई साहब मुझे इस 21,600 का क्रेडिट मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बी अभी डरा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि बी डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसका क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा आओ समझते हैं बात को, आओ अब समझते हैं। जैसे ही ए ने यह सामान बी को बेच दिया, जैसे ही ए ने यह सामान बी को बेच दिया, तो राजस्थान की सरकार को क्या समझ में आया? राजस्थान की सरकार को यह समझ में आया, राजस्थान की सरकार को यह समझ में आया कि ये जो 9,000 हम लेकर बैठे हुए हैं, ये जो 9,000 हम लेकर बैठे हुए हैं, ये हमारा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट कंजम्पशन हमारे यहां नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत आराम से सुनना, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, ए ने जब बी को सामान बेचा, अच्छा पहली बात तो एक बात ध्यान दो, ये जो आईजीएसटी हुआ ना, आईजीएसटी का पेमेंट हुआ 3,600, ये आईजीएसटी का पेमेंट किसको जाता है? ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, आईजीएसटी का पेमेंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सुनो, जब ए ने बी को सामान बेचा, ए ने जब बी को सामान बेचा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया 3,600 रुपए। राजस्थान गवर्नमेंट के पास अभी कुछ भी पैसा नहीं आया है, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, ए राजस्थान का बंदा है, इसने 3,600 क्या पे किया? इसने 3,600 आईजीएसटी पे किया। आईजीएसटी किसको जाता है? आईजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, राजस्थान सरकार के पास 9,000 रुपए तो पहले से पड़ा हुआ है। राजस्थान सरकार के पास 9,000 रुपए पहले से पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? आओ फिर से एक स्टेप बैकवर्ड्स में लेकर जाता हूं। एक्स राजस्थान का था, एक्स ने सामान ए को बेचा, ए को बेचा तो एक्स ने 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के लिए जमा किए। एक्स ने 9,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट के लिए जमा किए और एक्स ने राजस्थान गवर्नमेंट को 9,000 रुपए भेज दिए, जमा कर दिए। ठीक है, एक्स ने 9,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को दे दिए। अब ए ने अल्टीमेटली क्या किया? ए ने यह सामान बी को बेच दिया। बी तो मध्य प्रदेश में, तो क्या इस सामान का अल्टीमेट कंजम्पशन राजस्थान में हुआ? नहीं, अल्टीमेट कंजम्पशन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। अल्टीमेट कंजम्पशन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। यस, तो सुनो, अभी मैंने आपको बताया कि जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। यही मैंने लिखा था शायद यहां पर। ये जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। लिखा था या नहीं लिखा था? कहां गया? ये रहा, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम और कंजम्पशन। तो ये लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। मतलब उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में अल्टीमेटली चीज कंज्यूम होगी। तो यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट को तो समझ में आ गया ना, भाई माल मेरे पास से चला गया, मध्य प्रदेश में चला गया, तो ये 9,000 रुपए मैं तो नहीं रख सकता। ये राजस्थान की सरकार को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब राजस्थान की सरकार पता है क्या करेगी? राजस्थान की सरकार इस 9,000 रुपए को
राजस्थान की सरकार इस 9,000 रुपए को सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। राजस्थान की जो सरकार है वो ये 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। तो राजस्थान की सरकार से 9,000 रुपए माइनस हो जाएगा, राजस्थान की सरकार से 9,000 रुपए माइनस हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये 9,000 रुपए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान को समझ में आ गया ये पैसा मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सामान मेरे यहां कंज्यूम नहीं हो रहा है। अभी जितना भी समझ में आ रहा है चलेगा, थोड़ी देर बाद जैसे रिपीट करूंगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, चलने दो बस, बीच में ऐसे कंफ्यूज होके छोड़ना मत कि अरे यार, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। और जितना जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ही उतना सुनो, इधर उधर और ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो कि क्या होने वाला है। ठीक है, जितना जितना बता रहा हूं उतना उतना सुनो, आगे चलते हैं। ठीक, 3,600 आईजीएसटी पेमेंट हुआ। 3,600 किसको गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। 3,600 सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया। इसी पॉइंट पर राजस्थान गवर्नमेंट को यह भी समझ में आ गया कि ये 9,000 रुपए हमारा नहीं है, तो ये 9,000 रुपए इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया, भैया हमारा नहीं है, तुम समझो। ठीक है, अब सुनो, बी ने इस पर फिर से 20% का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, तो बी के लिए कॉस्ट क्या हुई? बी के लिए कॉस्ट हुई 1,20,000 रुपए, और इस पर इसने फिर से 20% का वैल्यू एडिशन किया। तो 1,20,000 पर 20%, ये कितना आता है? 24,000। ठीक, तो 1,44,000 रुपए ये हो गया। और मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही बेचा। देखो, बी भी मध्य प्रदेश का है और सी भी मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही बेचा। ठीक है, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में बेचा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो 1,44,000 इंटू 0.09 कितना था? 12,960। ये सीजीएसटी आता है आपका 12,960 और ये भी आ जाता है 12,900। ठीक, तो टोटल कितना हुआ? 1,44 प्लस 12,960 प्लस 12,960 कितना आता है? 169,920। ठीक है, 169,920 ये आ गया, 169,9। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बी ने ये 12,960 और 12,960 लिया। अब बी किसको पे करेगा? बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, बी किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। कितना कितना पे करना है? 12,960 और 12,960, 12,960 सेंट्रल गवर्नमेंट को, 12,960 स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, बी के पास ऑलरेडी 21,600 रुपीज का क्रेडिट पड़ा हुआ है। बी के पास ऑलरेडी 21,600 रुपीज का क्रेडिट पड़ा हुआ है। आप अभी ये मत सोचो बिल्कुल कि ये 21,600 तो आईजीएसटी का है, इसका क्रेडिट सीजीएसटी के अगेंस्ट कैसे होगा? होगा, यही तो ब्यूटी है जीएसटी की, यही तो ब्यूटी है कि यहां पर सेंट्रल और स्टेट का मतभेद नहीं किया जा रहा है। यहां पर कोई सरकार ये नहीं कह रही कि नहीं तूने तो उसको दिया था तो जाके उससे क्रेडिट मांग, हम तुझे क्रेडिट नहीं देंगे। नहीं, यहां पर कोई पंगा नहीं है। यहां अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए जरा सा भी पंगा नहीं है। यहां अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए जरा सा भी पंगा नहीं है। इसको इसने 21,600 रुपए आईजीएसटी पे किया था। ठीक है, इसने 21,600 रुपए आईजीएसटी पे किया था। अब ये क्या करेगा? इस 21,600 रुपए के इसमें से ये क्या करेगा? 12,960 रुपए तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया, माइनस। ठीक है, और 21,600 था टोटल क्रेडिट। टोटल क्रेडिट कितना था? 21,600, इसमें से 12,960 तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया। बचा कितना? बचा कितना? बचा कितना? 21,600 माइनस 12,960, बचा 8,640। तो अब ये 8,640 इसने एसजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया। और अब अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ा इसको? अल्टीमेटली इसको पे करना पड़ा 12,960 माइनस 8,640 यानी 4,320। 4,320 अल्टीमेटली इसको 4,320 रुपीज ही पे करने पड़े स्टेट गवर्नमेंट को। सुनते रहना बात आराम से, मैं क्विकली रिकैप कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। एक बंदा था एक्स, ठीक है, इसने कोई चीज मैन्युफैक्चर की 1 लाख रुपए लगाकर। इसने ए को सामान बेचा, ए राजस्थान का ही था, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया 9,000। ठीक, 1,18,000 हो गया, राइट। अब एक्स की आउटपुट लायबिलिटी आ गई 9,000, बिकॉज एक्स ने अगर ए से कलेक्ट किया तो सरकार को जमा भी करना पड़ेगा। तो 9,000 की आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी, 9,000 की आउटपुट एसजीएसटी लायबिलिटी। एक्स के पास कोई क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं था, तो अल्टीमेटली
राजस्थान गवर्नमेंट को भी 9,000 रुपए पे किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 9,000 रुपए पे किया। ठीक है, तो जब एक्स ने सामान बेचा ए को तो 9,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, 9,000 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट के पास पहुंच गए। ठीक, एक्स से ए वाला ट्रांजैक्शन सॉर्टेड। ए ने इस 1 लाख रुपए पर 20% का वैल्यू एडिशन किया, 1,20,000 रुपए हुआ। क्योंकि ए इसको मध्य प्रदेश में बेच रहा है जो कि इंटर स्टेट हो गया, तो अब ए सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगाएगा, ए आईजीएसटी लगाएगा 21,600। ए लगाएगा आईजीएसटी 21,600। ए ऑलरेडी 9,000 यहां पर पे कर चुका था, ए को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, अब ए ने 21,600 लिया बी से और ए इसको किसको जमा करने जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। आईजीएसटी किसको जमा किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर क्योंकि ए ऑलरेडी 9,000 पे कर चुका था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के 9,000 सेंट्रल में गया, 9,000 स्टेट में गया, ए को दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा। यही ब्यूटी है जीएसटी की कि ए को दोनों का क्रेडिट मिल जाएगा। 9,000 सीजीएसटी और 9,000 एसजीएसटी दोनों का क्रेडिट मिला और ए को अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ा? सिर्फ 3,600 रुपीज ए को पे करना पड़ा। ठीक है, सरकारों में क्या हुआ कि 3,600 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल ही गया, राइट। साथ ही साथ यहां राजस्थान गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि माल हमारे पास से मध्य प्रदेश में जा चुका है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर स्टेट कोई भी और हो, वी डोंट केयर, बट हम तो नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में ही कंजम्पशन होने वाला है, लेकिन राजस्थान को ये तो पता चल गया कि हम कंजम्पशन स्टेट नहीं है। जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट को पता चला कि हम कंजम्पशन स्टेट नहीं है, राजस्थान ने कहा कि ये जो 9,000 रुपए मैंने इस सामान के लिए कलेक्ट किया हुआ था, रखा हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी आप रखिए ये 9,000 रुपए। तो राजस्थान ने 9,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? ए ने इस सामान को बी को बेचा, सॉरी बी ने अब इस सामान को सी को बेचा, बी ने इस सामान को सी को बेचा, सी भी राजस्थान में, सी भी राजस्थान में। ठीक है, तो 1,20,000 पर 20% का वैल्यू एडिशन 1,44, इस पर क्योंकि राजस्थान से राजस्थान में बिक रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो 12,960 टोटल 169,920। अब बी की आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 12,960 सीजीएसटी की और 12,960 आईजीएसटी की। तो बी की आउटपुट लायबिलिटी 12,960 सीजीएसटी और बी की आउटपुट लायबिलिटी एसजीएसटी 12,960। पर बी ने ऑलरेडी 21,600 रुपए का आईजीएसटी पे किया था। जब बी ने ए से सामान खरीदा था, तो इसी ने तो ये 21,600 रुपए का आईजीएसटी पे किया था, तो जीएसटी तो ये ऑलरेडी पे कर चुका है। ये 21,600 रुपए का क्रेडिट मांगेगा कि नहीं मांगेगा? हाँ, ये क्रेडिट मांगेगा। क्या इसको क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। यही तो ब्यूटी है जीएसटी की। हाँ, क्रेडिट मिल जाएगा। तो 21,600 की जो आउटपुट लायबिलिटी है, और सॉरी 21,600 का आईजीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका था, इसका क्रेडिट अवेलेबल है, इसको पे करना है 12,960 सीजीएसटी, तो इससे कहा 21,600 रुपए का मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है, 12,960 में सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेता हूं, 12,960 में सीजीएसटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेता हूं, तो मुझे सीजीएसटी जरा सा भी पे नहीं करना पड़ेगा। बचा कितना? 8,640 बचा। ठीक है, ये जो 8,640 है, ये मैं एसजीएसटी की लायबिलिटी के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लेता हूं, तो अब मुझे एसजीएसटी सिर्फ 4,320 रुपीज का पे करना पड़ेगा। अब मुझे एसजीएसटी सिर्फ 4,320 रुपीज का पे करना पड़ेगा। अब सुनो मेरी बात, तो जब बी से सी पे ट्रांजैक्शन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला क्या? नहीं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ पैसा मिला क्या? हां। कितना मिला? 4,320। कितना मिला? 4,320। तो जब बी ने सी को माल बेचा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 4,320 रुपीज का जीएसटी मिल गया है। ठीक है, 4,320 रुपीज का जीएसटी मिल गया है। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही। ठीक है, लेकिन अब सुनो, अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली जो टैक्स लगा, वो अल्टीमेटली कितना टैक्स लगना चाहिए? अल्टीमेटली 12,960 फाइनल किसको बेचा गया? कंज्यूमर को बेचा गया फाइनल। ठीक है, तो फाइनल कंजम्पशन पर कितना टैक्स कलेक्ट किया गया? 12,960 और 12,960। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अभी कितना पैसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9,000 प्लस 3,600 प्लस 9,000 जो राजस्थान ने वापस कर दिया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आया?
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कितना पैसा, 9,000 प्लस 3,600 प्लस 9,000, 9,000 प्लस 3,600 प्लस 9,000। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 21,600 है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी 12,960। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी 12,960 और 8,640 ट्रांसफर कर देगी टू मध्य प्रदेश। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 8,640 ट्रांसफर कर देगी टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो सेंट्रल के पास टोटल कितना आ गया, 12,960 और कंजम्पशन स्टेट, कंज्यूमिंग स्टेट के पास कितना आ गया, 12,900। This is the ultimate flow of credit among the governments and this is the concept of GST। इस तरह से क्रेडिट मिलता है। ठीक है, आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया इससे रिलेटेड एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आएगी तो आप आगे की क्लासेस में कुछ नहीं पाओगे, आप आगे की क्लासेस में कुछ नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आज की ये वाली क्लास मैंने सिर्फ इसीलिए डेडिकेटेड रखी कि मैं जल्दी जल्दी ही सही लेकिन इंट्रोडक्शन टू जीएसटी तो मैं प्रॉपरली बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी नहीं हुआ तो आगे जीएसटी में कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास अगर आपको जरा सी भी फास्ट लगी, क्योंकि ये जो चीज अभी मैंने 1 घंटे 20 मिनट में पढ़ाई, इसी चीज को यूजुअली मैं 3-3.25 घंटे में पढ़ाता हूं रेगुलर क्लास में। जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें आराम से 3-3.5 घंटे तो बहुत आराम से लग जाते हैं, क्योंकि मैं रिपीट करता रहता हूं, धीरे 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 आपको चीजों बिठाता रहता हूं आपके दिमाग में। अभी क्योंकि ये 1.5 घंटे की क्लास करनी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पेस में किया, एंड एनीवे दिस इज फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट। बाकी अगर आप लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल सेशंस भी पढ़े जो नवंबर 22 के लिए लिए थे। तो जीएसटी का जो बेस कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है। तो नवंबर 22 के लिए 2 सेशंस लिए थे मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी को, 1.5 घंटे के सेशंस थे। ठीक है, इनफैक्ट एक सेशन शायद 1.25 घंटे का था और दूसरा सेशन थोड़ा और लंबा था, 1.25 या 2 घंटे का था। तो अगर आपको और मतलब समझना है इसको कि नहीं धीरे धीरे कोई बताए तो आप वहां पर भी देख सकते हो, लेकिन अभी अगर आप यहां तक टिके हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आ ही चुका है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। ठीक है, देखो क्या हुआ इस वाले में। एक्स एक मैन्युफैक्चरर था राजस्थान का, जिसने ए को राजस्थान में ही 1 लाख रुपए का माल बेचा, 1 लाख रुपए का माल बेचा। जीएसटी के केस में क्या होता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे, एक स्टेट के अंदर ही अंदर सामान बेचते हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हो। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचते हो तो आप आईजीएसटी चार्ज करते हो। ठीक है, फर्क कोई नहीं पड़ता क्योंकि रेट एक ही होता है। रेट जैसे 18% है तो अगर आप सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर रहे हो तो आधा आधा कर दोगे उसको, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो जीएसटी में यही होता है कि हर ट्रांजैक्शन पर आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को, जिस स्टेट गवर्नमेंट में, जिस स्टेट में एक्चुअली वो प्रोडक्ट कंज्यूम हुआ, फाइनल कंजम्पशन जिस स्टेट में हुआ, उस स्टेट को, उस स्टेट के गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है। ठीक है, एक्स ने राजस्थान से ए को राजस्थान में ही बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया। एक्स की आउटपुट लायबिलिटी की 9,000 सीजीएसटी एसजी की आई, सीजीएसटी और एसजीएसटी की आई तो 9,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब ए ने बी को सामान बेचा मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब जैसे ए ने बी को सामान बेचा मध्य प्रदेश में तो ये आईजीएसटी चार्ज करेगा। 21,600 रुपए का इसने आईजीएसटी चार्ज किया और इस पे से 9,000 का क्रेडिट ले लिया जो कि मिल जाता है, और ए ने पे किया सिर्फ 3,600 आईजीएसटी। किसको गया ये सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। ठीक है, ये किसको गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। तो जब एक्स ने ए को बेचा था तो 9,000 सेंट्रल को, 9,000 राजस्थान को गया। जब ए ने बी को बेचा तो 3,000 सेंट्रल को गया, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं गया। ठीक है, अब राजस्थान ने, ए ने बी को बेच दिया, ए ने सामान बी को बेचा, तो ए ने जब सामान बी को बेचा और बी मध्य प्रदेश में, तो राजस्थान गवर्नमेंट को समझ में आ गया भाई ये अल्टीमेट कंजम्पशन मेरे यहां तो नहीं हो रहा है। जैसे ही राजस्थान गवर्नमेंट को समझ में आया कि अल्टीमेट कंजम्पशन मेरे यहां नहीं हो रहा है, इसने 9,000 रुपए जो इसने पहले से कलेक्ट किया हुआ था, ये वाला 9,000, इसने कहा मोदी जी आप ही रखिए। तो मोदी जी को इसने 9,000 रुपए दे दिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने 9,000 रुपए दे दिए। अब बी ने मध्य प्रदेश में ही सी को पेमेंट किया और इसने 12,960 सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया। क्योंकि बी ऑलरेडी 21,600 रुपए पे कर चुका था, क्योंकि बी ऑलरेडी 21,600 रुपए पे कर चुका था, तो इसका 12,960 का क्रेडिट इसने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया और बचा हुआ क्रेडिट इसने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूटिलाइज कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, स्टेट गवर्नमेंट को 4,320 रुपीज मिले, पर स्टेट गवर्नमेंट को 8,640 भी तो मिलने चाहिए थे।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 12,960 ही तो होना चाहिए था, क्योंकि आप देखो ना फाइनल वैल्यू कितनी आई, 12,960, 12,960। अल्टीमेटली यही तो है, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 12,960 होना चाहिए, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 12,960 होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पड़ा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट के पास हार्डली 4320 है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 8,640 यहां से ट्रांसफर कर देगी मध्य प्रदेश को। अब मध्य प्रदेश के पास भी 12,960 आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी 12,960 आ गया। तो जीएसटी अल्टीमेटली किसको मिला, कंजम्पशन स्टेट को मिला। क्या हर लेवल पर क्रेडिट अवेलेबल है, हर लेवल पर क्रेडिट अवेलेबल है, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो। और अगर हर लेवल पर क्रेडिट अवेलेबल है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी सस्ता पड़ेगा माल। ठीक है, कल टीडीएस टीसीएस वाला लेक्चर जब चल रहा था तो कोई हेल राइडर नाम का यूट्यूब पर स्टूडेंट था, वो कहता है कि नहीं जीएसटी में कंज्यूमर से तो ले लिया जाता है, तो कंज्यूमर के लिए तो चीज महंगी हो ही रही है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी चीज सस्ती पड़ रही है। क्यों सस्ती पड़ रही है, क्योंकि क्रेडिट्स आपको मिल रहे हैं। अगर क्रेडिट्स नहीं मिलते तो कंज्यूमर के लिए और महंगी होती। ये बात तो एकदम फैक्ट है कि फाइनल टैक्स तो कंज्यूमर से ही लिया जाएगा, फाइनल टैक्स कंज्यूमर से लिया जाएगा। लेकिन जो पुराने सिस्टम्स थे, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट वगैरह वाले सिस्टम थे, उनसे कंज्यूमर से ज्यादा पैसा लिया जाता था, क्योंकि पूरी एक चेन होती है, पूरी एक चेन होती है और हर चेन पर डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स दोनों चीजें लगती जा रही थी। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए वैल्यू ज्यादा आती थी, कंज्यूमर के लिए कॉस्ट ज्यादा आती थी, क्योंकि जीएसटी में हर लेवल पर क्रेडिट है, चाहे वो इंट्रा स्टेट लेवल का हो चाहे वो इंटर स्टेट लेवल का हो, इसलिए हर लेवल पर क्रेडिट मिलता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी कॉस्ट कम आ जाती है, अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए भी कॉस्ट कम आ जाती है। ठीक है, तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को बराबर बराबर टैक्स मिल जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों में से कोई भी लड़ता वड़ता नहीं। ठीक है, जीएसटी किस पर लगता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। जीएसटी किस पर लगता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। तो कल जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम समझेंगे कि सप्लाई किसको कहा जाता है, गुड्स का क्या मतलब होता है और सर्विसेज का क्या मतलब। ठीक है, जब कल से हम अपना एक्चुअल जीएसटी के चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे तो पहला चैप्टर होगा कि सप्लाई किसको कहते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे ले सकते हैं आप लोग। तो आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आओगे और यहां पर अपना गोल सेलेक्ट करोगे, लॉगिन करके अपना गोल सेलेक्ट करोगे सीए इंटरमीडिएट। उसके बाद आप यहां पर स्टोर पर आओगे। अगर आप इंडिविजुअल कोर्सेज परचेस करना चाहते हो तो आप यहां पर स्टोर पर आकर देख सकते हो। नवंबर 2023 और मई 24 सारे आपको इंडिविजुअल कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स इफ यू यूज माय कोड निश10 तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर मई 24 के लिए आप पूरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जो कि मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, तो आप यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करोगे। आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर। आप यहां पर गेट प्लस पर क्लिक कर दोगे। गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर मेरा कोड एंटर करोगे निश10 और अप्लाई कर दोगे, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 9 PM। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।